हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी स्टोरीज़ आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। हाय दोस्तों, मेरा नाम रोनित है और मैं आज आपको मेरे नाना जी की बताई हुई भूत की कहानी बताना चाहता हूँ कि किस तरह उन्होंने एक औरत के जिस्म से भूत निकाला। मेरे नाना जी शानदार ज्योतिषी थे, इलाके में उनका बहुत नाम था। भूत की कहानी उन्होंने पेशे से नहीं बनाई, वो एक कारखाने के मालिक थे। उनके मित्र वैद्य पंडित कृष्ण गोपाल पारिक नामी वैद्य थे। उनकी स्वयं की औषधशाला थी और भारतीय जड़ी बूटियों के माध्यम से चिकित्सा पर अधिकार था। उन्होंने एक आयुर्वेद महाविद्यालय भी कुछ बरस पहले चलाया, जिसने इस क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को वैद्य बनाया। आज भी वह लोग गांव में चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। माँ वैद्य जी को राखी बांधती थी और वैद्य जी ने उस राखी के रिश्ते को मामा जी से भी बढ़कर निभाया। आज भी उस परिवार के लोग उस रिश्ते को उसी तरीके से निभाते हैं। एक दिन मैं मामा जी से मिलने गया तो वैद्य मामा भी वहीं बैठे थे। दोनों में इस विषय पर वार्तालाप चल रहा था कि लोगों पर जो भूत प्रेत चढ़ जाते हैं उनका क्या इलाज है। मामा जी ने मेरे नाना द्वारा भूत उतारने के किस्से सुनाए। काशी गुरुकुल से विद्या प्राप्त वैद्य मामा कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी एक किस्सा छेड़ दिया। ये किस्सा मुझे इसलिए याद आ गया, ये उस औरत पर से भूत उतारने से संबंध में था। उस औरत को अचानक भूत चढ़ने लगा। पहले तो एक बार महीने में आना होता था, फिर 2 बार, फिर भूत महाराज सप्ताह में 2 से 3 बार आने लगे। घर वाले परेशान हो गए। एक दिन औरत पर भूत चढ़ा हुआ था कि औरत गली में चली गई। वैद्य मामा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने वैसे ही पूछ लिया कि क्या कर रहा है। उनकी पूरे मोहल्ले में, इलाके में इज्जत थी। उस महिला के पति ने वैद्य मामा से कहा कि इसे पिछले 4-5 महीने से भूत चढ़ता है। पहले तो 10-5 मिनट में उतर जाता था, पर अब 1-2 घंटा लग जाता है और अब तो हफ्ते में 2-3 बार आने लगा है। आपके पास कोई इलाज या उपाय हो तो कृपया करके बताएं। वैद्य मामा सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद कहा कि इसे किसी तरह मकान के अंदर कमरे में ले चलो और एक धुपेड़े यानी कि हनुमान जी, माता जी और भैरव मंदिरों में धूप जलाने के लिए रखा जाने वाला मिट्टी का डमरू के आकार का बर्तन कंडे जलाकर रखे। पति कुछ लोगों की मदद से भूत चढ़ी पत्नी को जैसे तैसे अपने मकान के कमरे तक ले गया। कुछ ही देर में मामा वैद्य जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कमरे का निरीक्षण किया। कमरे में हवा रोशनी आने के लिए दरवाजे के अलावा केवल एक खिड़की थी। उन्होंने खिड़की को बंद करवा दिया। तब तक धूपेड़े में जल चुके कंडे आग में बदल चुके थे। वैद्य जी ने उस आग में कुछ डाला तो तेज गंध आई। वैद्य जी ने सबको कमरे से बाहर निकाला और धुपेड़ों को कमरे में ले गए। औरत जोरों से चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं आऊँगी। मिनट भर बाद एक कागज की पुड़िया में से कोई दवा उन्होंने धुपेड़ों में डाली और फौरन कमरे से बाहर आकर दरवाजे के किवाड़ लगाकर कुंडी लगा दी। अंदर से औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फिर वह जोरों से खांसने लगी। फिर उसके खांसने की आवाज़ भी बंद हो गई। वैद्य जी ने तुरंत लोगों को दूर जाने को कहा और किवाड़ व खिड़की खोल दी। अंदर से बहुत सा धुआं निकला। जो भी उसकी चपेट में आया वो खांसने लगा। औरत अचेत पड़ी हुई थी। वैद्य जी ने उस औरत के पति को कहा कि उसे खुले में ले जाए, कुछ देर में ये ठीक हो जाएगी। तभी औरत ने आंखें खोली और बिल्कुल सामान्य हो गई। लोगों को देखकर घूंघट भी कर लिया।
उसका भूत उतर चुका था। वैद्य मामा ने जब ये किस्सा सुनाया तो सब चौंक गए और मैंने पूछा, आखिर आपने किया कैसे? कहने लगे, मैंने बस थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर धोपेड़े में डाल दिया था, जिससे धुएं से औरत बेहोश होकर गिर जाए। होश में आई तो उसका भूत ही उतर गया और उस औरत को कुछ हो जाता तो? ऐसा मैंने पूछा। मैं वहीं पर था, इलाज कर देता। फिर कभी उस औरत को भूत चढ़ा या नहीं? मैंने जिज्ञासावश फिर से पूछा। वैद्य मामा ने बताया कि भूत तो फिर भी उस पर चढ़ता था, लेकिन तभी जब मैं गांव में नहीं होता था, शायद भूत मुझसे डरता था। ऐसा कुछ कहानी थी मेरे दोस्तों। हाय दोस्तों, मेरा नाम सार्थक है और मैं शहडोल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी शिव जी के मंदिर में पुजारी हैं। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रेन का सायरन जैसे ही बजता है, मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी सी बज गई। मेरा नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई था भी नहीं, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागने लगा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताता कि मैं किस मुसीबत से तमाचा खाकर वापस आ रहा था। ट्रेन के रफ्तार पकड़ ली थी और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त थे। बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात नहीं बताई। अगर मैं बताता तो वो दोनों मेरा मजाक बनाते। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो भी गए। बकुल और प्रदीप की अपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास में सोया हुआ था। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर आकर रुक गई। मेरी आंख खुली तो खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब था। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो प्रदीप को भी उसी बकुल जैसे वेश में किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिराकर पकड़ रखा था और प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ था। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप गायब हो गए और वो दोनों विकराल शक्ति भागकर मेरे पास आ गई। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम ये था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मदद करने को आए।
तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वो दोनों रहस्यमयी भूतिया लोग मेरा हाथ झटककर भाग के कहीं चले गए। मैं बावला होकर ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज थी, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक लिया। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह मेरी ओर ही थे। अब मैं खौफ से आतंकित था। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर नीचे से उतरे और मुझे देखने लगे। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं हैं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सब ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद भी वो भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहां मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहां हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे से अनजाने में गलती हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे बेटे को आप लोग छोड़ दीजिए और मैं आपकी मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हम घर चले गए। आज उस बात को 2 साल बीत चुके हैं। वो जगह साफ करके आने के बाद कभी वो भूतिया लोग नज़र नहीं आए मुझे। मेरे मदद करने के लिए मैंने अपने पापा का शुक्रगुजार किया और उनसे लव यू पापा ऐसा कहा और गले से लगा लिया। दोस्तों, ये एक सच्ची रियल स्टोरी है मेरी। हाय दोस्तों, मैं राम आपको अपने साथ घटित एक सच्ची डरावनी हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सुंदर दुल्हन मिले, लेकिन सोचिए अगर शादी के बाद घूंघट उठाते ही वो दुल्हन भूतनी निकले तो आपका क्या हाल होगा। आपका तो पता नहीं, लेकिन भारत के बिहार राज्य के दरभंगा जिले में एक कुंभलगढ़ नाम का गांव है जहां ऐसा ही कुछ हुआ है। आइए पूरा किस्सा आपको सुनाता हूं। इस गांव में स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक नौजवान की शादी हुई और वो जब वापस दुल्हन लेकर लौट रहे थे तो उस समय में डोली में बिठाकर दुल्हन को विदा करने का प्रचलन था। जब डोली उठाने वाले रास्ते में थक गए तो उन्होंने उस डोली को एक पेड़ के नीचे रख दिया और आराम करने लगे और उनकी आंख लग गई। कहा जाता है कि इसी दौरान एक भूतनी ने उस दुल्हन को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। इस वाकये के बारे में किसी को पता नहीं चला और डोली दूल्हे के घर आखिरकार पहुंच गई। रात को जब दूल्हा सुहाग रात में अपने कमरे में गया और जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने लगा तो अचानक उसे जोरदार प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई। तो उस दुल्हन ने वहां बैठे बैठे अपने हाथ लंबे करके कुएं से पानी का लोटा भर लिया। इतना देखते ही दूल्हे के होश उड़ गए और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो उसके सामने उसकी दुल्हन एक भूतनी के रूप में बैठी हुई थी और उसने दूल्हे से कहा कि तुम मेरा राज जान चुके हो, इसलिए तुम्हारे पास मैं नहीं रह सकती और ऐसा किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं इस गांव में एक दुल्हन की तरह आई हूँ और आज से ये सारा गांव मेरी निगरानी में रहेगा। सारे गांव वालों को बता देना कि वो अपने घर में रखा चूल्हा अगर उत्तर में हो तो उसे दक्षिण में रखें, जिससे गांव उन्नति की ओर विकास करेगा।
भूतनी दुल्हन ने कहते ही वो गायब हो गई और उस दूल्हे ने सारी बात गांव वालों को बताई और सारे गांव वालों ने चूल्हे की दिशा को बदल दिया। शास्त्रों में बताया जाता है कि चूल्हे को दक्षिण में रखना अशुभ माना जाता है क्योंकि भूतों और यम की दिशा दक्षिण दिशा होती है। सामान्यतः चूल्हे को कहीं भी इस दिशा में नहीं रखते, लेकिन इस गांव के लोग कहीं भी चले जाएं लेकिन अपने घर के चूल्हे की दिशा हमेशा दक्षिण में ही रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे गांव कुंभलगढ़ की स्टोरी। दोस्तों, मेरा नाम फारूक है और मैं आपको इटली की एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इटली के सिसिली नगर में कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स नामक एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ शवों को दफनाया नहीं जाता था, बल्कि उनकी मम्मी बनाकर उनको दीवारों पर लटका दिया जाता था। शवों पर इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ लगा दिए जाते थे जिसके कारण वह ना तो खराब होते थे और ना ही उनके शरीर से दुर्गंध आती थी। यहाँ पर सन 1500 से लेकर 1920 तक लगभग 8000 मम्मी का संग्रह है। 1599 में ब्रदर सेल्वेस्ट्रो ऑफ गुबियो की मम्मी बनाने के साथ वह सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि यहाँ की सबसे पुरानी मम्मी है। इस कब्रिस्तान की कहानी जितनी डरावनी है, यहाँ पहुँचने का रास्ता भी बहुत भयानक। कोई कमज़ोर दिल का व्यक्ति शायद अपने जीवन में यहाँ जाने की कल्पना भी ना करे। एक अंधेरे रास्ते से गुजरती सीढ़ियाँ आपको इस कब्रिस्तान तक पहुँचाती हैं। कब्रिस्तान के दरवाजे पर साफ तौर पर लिखा गया है कि यहाँ आने वाले अपनी सभी उम्मीदें छोड़ दें, जिसे पढ़कर आप वापस जाने का विचार भी नहीं बना सकते। कब्रिस्तान के भीतर सैकड़ों शरीर दीवारों पर टंगे हैं। कुछ तो आपकी ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको जीवित देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उल्लेखनीय है कि इस कब्रिस्तान में शवों को उनके सामाजिक दर्जे और स्थान के आधार पर जगह दी गई है, जो तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक और जातिगत भेदभावों की हकीकत बयां करती है। सबसे पहला स्थान इस कब्रिस्तान की स्थापना करने वाले संतों को दिया गया है। संतों के बाद पुरुषों की श्रेणी रखी गई है। सभी पुरुषों ने अपने जमाने के कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद महिलाओं का सेक्शन, जिसमें कुंवारी कन्याएं की पहचान के लिए उनके सर पर धातु से बना पैड बनाया गया है। यहाँ प्रोफेसर, डॉक्टर्स और सैनिकों के सेक्शन भी अलग अलग हैं। हालांकि 1871 में ब्रदर राकेट रे ने यहाँ परंपरा बंद करवा दी थी, लेकिन वर्ष 1920 में रोसालिया लोबोडेर नामक एक बच्ची के शव की भी यहाँ मम्मी बनाई गई। बच्ची के शव को बचाए रखने के लिए इस पर कौन सा केमिकल लगाया गया, ये बात अभी तक कोई नहीं जानता। 1920 में जिस बच्ची का देहांत हो गया, आज भी उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये जीवित नहीं है। इसलिए इस मम्मी का नाम स्लीपिंग ब्यूटी रख दिया गया है। अगर आपको इस कब्रिस्तान कैपुचिन कैटाकॉम्ब में जाकर देखना है तो आप जरूर जाइए दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची जगह है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ और यहाँ जमाली कमाली मस्जिद की सच्ची डरावनी हॉरर स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जमाली कमाली मस्जिद, जो कि कुतुब मीनार के नज़दीक स्थित है, बहुत कम लोग इस जगह के इतिहास के बारे में जानते हैं, जो कि मुग़ल काल की इसकी प्रसिद्धि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा थी। लेकिन अब इस जगह को लोग केवल एक भूतिया जगह के अलावा किसी और नाम से नहीं जानते। ये मस्जिद, जो कि जमाली कमाली महरौली जैविक पार्क के नज़दीक है, जो कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार से 500 मीटर की दूरी पर है। इस मस्जिद में जमाली और कमाली की अलग अलग कब्रें हैं। इस मस्जिद में प्रवेश को कोई शुल्क नहीं है और इसमें बने पार्क में अधिकतर बच्चे ही खेला करते हैं। आइए इस जगह की भूतिया घटनाओं से पहले इस मस्जिद के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। जमाली शब्द शेख हमीद बिन फजुल्ला उर्फ जमाल खान से लिया गया है, जो कि अपनी कविताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध एक सूफी संत थे।
जमाल खान सिकंदर लोदी के शासनकाल में भारत आए थे और दिल्ली में ही बस गए थे। वैसे तो लोग उन्हें कई नामों से भी जानते थे, लेकिन उनकी कविताओं से उन्हें जमाली नाम से मशहूर कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी उनकी कविताओं से इतने कायल थे कि उनके शब्दों का इस्तेमाल करके वो खुद भी एक कवि बन गए थे। मुगलों के शासन काल में उन्हें बाबर के दरबार में जगह मिली, जो हुमायूं के मौत तक उस दरबार में रहे। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने खुद जमाली की मौत के बाद उसका मकबरा बनवाया था। जमाल खान उर्फ जमाली के इतिहास से आपको रूबरू करवा दिया। अब हम आपको कमाली के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। वैसे तो कमाली का इतिहास रहस्यमय है, क्योंकि इतिहास में उसके बारे में कहीं ज़्यादा लिखा नहीं। वो जमाली के शिष्य थे, जो दूसरी कवि थे या फिर एक नौकर थे। कोई भी उनका असली नाम नहीं जानता, केवल कमाली ही लोगों की जबान पर है। कमाली के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कमाली की कहानियों का श्रेय जमाली ले लिया करता था। एक दूसरी कहानी में ये बताया जाता है कि जमाली और कमाली दोनों भाई थे। जमाली तो अपनी कविताओं से प्रसिद्ध हो गया, लेकिन कमाली केवल सूफी संत बनकर रह गया। कुछ कहानियों में कमाली को एक औरत बताया गया है जो जमाली की पत्नी थी, और कमाली की मौत के बाद जमाली ने उसका मकबरा बनवाया और हुमायूं ने जमाली की मौत के बाद उसकी पत्नी के करीब ही उसका मकबरा बनवाया। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के नाम से लिखी जाने वाली कविताएं जमाली ने लिखी थी। इस मस्जिद की नींव मुगल कालीन तरीके से रखी गई, लेकिन ये समय के साथ धुंधली हो गई। ये पर प्रचलित अनहोनी घटनाओं की वजह से लोग यहाँ आने से डरते थे। इस जगह जमाली कमाली मस्जिद के बारे में कई भ्रांतियाँ प्रचलित हैं कि जमाली कमाली की रूह जिन्नों के साथ रहती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रात को यहाँ बिजली झपकना, जानवरों के चिल्लाना और अदृश्य परछाइयों को देखा जाना, ये सब आम बातें हैं। जैसे कि कोई आपके नज़दीक खड़ा हो और आप उसे देख नहीं पा रहे हों। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि मीनार के नज़दीक कोई थूकता है, लेकिन नज़र नहीं आता। यहाँ पर रात को चलने वाली हवाएं इस जगह को और भी ज़्यादा डरावनी बना देती हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी ये है कि रात को यहाँ जिन लोगों को थप्पड़ मारते हैं। वैसे ज़्यादातर लेखों में इस जगह पर जिन्नों के होने का उल्लेख किया गया है। मुस्लिम मान्यता के अनुसार अल्लाह ने इंसानों को रेत से और जिन्नों को आग से बनाया है, और जिन भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों तरीके के होते हैं। कई बार जिन इंसानी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और वीरान जगहों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ऐसी ही वाकया इस जगह पर हुई है। कई सालों से ये जगह वीरान थी, जब तक कि ASI ने इसे संरक्षित नहीं किया। जिन्नों ने इस जगह को अपना गढ़ बना लिया और हर रात यहाँ पर आकर अपनी महफिल लगाते हैं। हालांकि इस मस्जिद की रखवाली करने वाले चौकीदारों ने यहाँ पर भूतों और जिन्नों के होने को नकार दिया है, लेकिन जगह प्रख्यात होने के बजाय इन कहानियों के वजह से ज़्यादा चलती है। इन कहानियों के चलते कई लोग इस मस्जिद में घूमने आते हैं और इस रहस्य को ढूंढते ही रहते हैं। मित्रों, अगर आपने ये जगह देखी है तो आप भी कमेंट में इस जगह के बारे में ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं पीयूष कटनी ज़िले का रहने वाला हूं और मैं एक्सिस बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल्स विभाग में काम करता हूं, पर जॉब की वजह से मुझे जयपुर में रहना पड़ रहा है। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम हैं, पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहाँ मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम विरल लाडवा है और वह भी मेरे साथ बैंक में ही काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिन की छुट्टी मिली थी, तो विरल बोला कि चल यार दीव घुमाते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर किनारा घूमने का मन था, तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दिया। उसी रात बस पकड़कर
हम दोनों दीव के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर ही लिया था, तो फौरन वहां जाकर फ्रेश हो गए। रात के सफ़र की थकान उतार कर एक आध घंटे में हम समंदर की ओर लटार मारने निकल पड़े। छुट्टियों का सीज़न था, तो समंदर पर भी फॉरेनर्स की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेक रहे थे। मैं और विरल तो ये नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्नत में आ गए हम लोग। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेक रही थी। एक गोरी चिट्टी जवान लड़की पर पड़ गई। शायद वह अकेली थी। विरल बोला, चल यार उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं किया, पर मेरा फ्रेंड माना ही नहीं। वो मुझे खींचकर उसके पास ले गया। अलग अलग कम कपड़ों में लेटी हुई फॉरेनर लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि जल्दी से इससे दूर हो जाएं, लेकिन विरल तो वहीं शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे बैठे उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की भी हमारी ओर देखने लगी। उसने विरल को जवाब तो नहीं दिया, पर हंसकर स्माइल देकर वहां से खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वो वहां से चलती बनी। तभी अचानक मेरी नज़र उस रेत पर पड़ी जहां पर वह लड़की लेटी हुई थी। उस रेत के अंदर से काला गाढ़ा धुआं निकल रहा था। अभी मैं ये बात विरल को बोलूं, इसके पहले विरल मुझे खींचकर उस लड़की के पीछे ले जाने लगा और विरल मुझे बोला कि आज तो ये लड़की पटा कर ही दम लूंगा। तू खाली मेरा साथ देते जा, समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक सुनने को तैयार नहीं था और खुद ही सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डाल लिया था। वो रहस्यमयी फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे। जमीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उसके पैरों की छाप में केवल दो ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने विरल को बोला कि तेरी मौसी के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं यह चुड़ैल निकली तो। लेकिन जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है, तब डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा नजर आती है। विरल का कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वो फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नज़रों से ऐसा लग रहा था कि वो हमें बुला रही है। अब विरल को अपनी रानी बना लेने का फैसला कर ही चुका था, तो ऑटोमेटिक वो भूतनी मेरी भाभी समान थी। तो विरल मेरी ओर देखकर बोला कि भाई तू रुक, मैं तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था। मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहाँ मेरी बात सुनने वाला था। वो तो लपक कर उसकी ओर पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि कहीं वो फिरंगी औरत कोई चुड़ैल या प्रेत निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मेरे मन में घेरे हुए थे। करीब 15 मिनट हो गए, पर वो दोनों उस पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आए। अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं विरल को उसने कुछ कर न दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3 बार विरल का नाम पुकारा। कुछ ही देर में वो फिरंगी फॉरेनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें घूमकर लाल हो चुकी थी। वो जोरों से हाँफ रही थी और गुस्से से मेरी ओर देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी गायब थे। और फिर मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई तो मेरा शक हकीकत में बदल गया। उसके दोनों पैर पर एक अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो एक चुड़ैल या प्रेत होगी।
मैंने वहीं खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज़ सुनकर वहाँ 2-3 लोग जमा हो गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर के पास इशारा किया, लेकिन वह भयानक फॉरेनर लड़की का प्रेत तब तक वहां से गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे गया, वहां देखा तो विरल बेहोश पड़ा था। उसे पानी मारकर जगाया तो वो बुरी तरीके से रोने लगा। फिर मेरी नज़र विरल के पेट पर गई। उसकी जांघों पर खून के धब्बे थे। शायद उस भूतनी ने उसे वहां बुरी तरीके से काटा था। कुछ ही देर में विरल सदमे से बाहर आ गया और हम होटल चले गए। विरल को इस खौफनाक हादसे के दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। विरल को हंसाने का तरीका नाकामयाब रहा। बस वो गुमसुम मेरी बात सुन रहा था पर हंस नहीं रहा था। घर आते वक्त विरल पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि तब भी वो पूरी तरीके से खौफ में था। छुट्टियां खत्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में विरल ने और कभी फिर बात की ही नहीं। शायद ये सही तरीका है ऐसी दर्दनाक घटना को भुला देने का। ये दोस्तों बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। दोस्तों, मेरा नाम सुनील निषाद है और मैं पेशे से एक लोहार हूँ। मीरा नगर में मेरी एक छोटी सी दुकान है। मेरे घर में मेरी बीवी हेमा और मेरा बेटा योगेश है। वैसे तो दुकान का कामकाज ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे काम में तेजी मंदी भी चलती रहती थी। घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आके एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे, पर जब वह तैयार हो चुकी जाली लेने आया तो ये जिद करने लगा कि उसने 1000 रुपये एडवांस दिए हैं। इसी बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में उसके सर पर लोहे का पाइप मार दिया। उस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो चुका हूँ, पर जेल में एक कड़वी याद मुझे बहुत डराती है। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा गया था। मेरा कैदी नंबर 13 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे आ सकती है। मैंने अपने पास सोए हुए सोमेश को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। सोमेश बोला कि तेरा दिमाग हट गया है क्या? ये मर्दों की जेल है, यहाँ कोई औरत अंदर नहीं आ सकती। इतना बोलकर वो फिर से सो गया। मैंने फिर से सलियों के बाहर झांका तो पता चला कि वह औरत अब भी वही लॉबी में खड़ी हुई थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर पानी का एक खाली गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देख लिया और अंधेरे से उजाले में आना शुरू कर दिया। वो एक सजी धजी जवान औरत थी। वह हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा सा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नजर डाली। पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाजा भी खुल गया। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नजर घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वह फिर से मुड़कर उस ओर जाने लगी जहां से वो आई थी। जब वो मुड़ी तो उसके पीठ पर कोई मांस या चमड़ी नहीं थी, सिर्फ पिंजर था। ये भयानक नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था पर ज़बान से मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कुछ ही देर में वह भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से सोमेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर सोमेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाज़ा खुला देखा तो वो बोला कि ये तूने क्या किया? हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों ने मिलकर सेल का दरवाज़ा बंद कर लिया।
और खुला ताला लटका दिया। सुबह जब हमें गार्ड बाहर निकालने आया तो उसने हमारे सेल का ताला खुला पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि गए काम से एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ नहीं किया। कुछ ही देर बाद जेलर शांत होकर बोला, मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा। मुझे पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कई कैदी उसके खौफ में बीमार भी पड़ जाया करते हैं। अगर उस चुड़ैल को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वो इधर उधर घूमकर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं था ना? मैंने फौरन कबूल किया कि वह कौन है। ये जानने के लिए मैंने उसकी ओर एक गिलास खाली फेंका था। फिर वह मेरे सेल की ओर आई थी और उसने पता नहीं क्या किया कि ताला खोल डाला। जेलर ने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। वो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उसी दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकालकर बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देती है। कभी कभी वह भयानक चुड़ैल मेरे सेल के अंदर भी दिखाई दिया करती है। नींद में भी मुझे उसी के सपने आने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मेरी छाती पर आकर बैठी है। ऐसे ही एक दिन मेरा डर बढ़ने लगा और मैं बेवजह बीमार रहने लगा। अभी मेरे 1 साल की सज़ा ख़त्म होने में 3 महीने बाकी थे। तभी मेरी हालत को ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी की सज़ा से मुक्ति दे दी गई और मैं घर लौट आया। घर आकर मुझे लगा कि बला टल गई, पर ऐसा नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीवी हेमा के पीछे खड़ा हुआ देखा था। मुझे नहीं पता कि वो चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी या फिर मेरी जान लेकर ही दम लेगी। मैं तो बस भगवान के सहारे ही जी रहा हूँ दोस्तों।